नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया एसएससी जीडी मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ आप भी सभी प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन है मॉक टेस्ट के उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है उसमें जो आपके संबंधित प्रश्न है जीके से संबंधित टॉप 20 सीरीज के अंतर्गत, तो इसमें जो आपके क्वेश्चन है तो उसमें आपका जो प्रथम क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि संविधान के प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द ये कहाँ से आपके लिए गए। तो प्रथम आपका ऑप्शन दे रखा है, प्रथम ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति से, द्वितीय ऑप्शन है रूस की क्रांति से, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड की क्रांति से और चौथा ऑप्शन है आपका जर्मनी की क्रांति से। सभी बताएंगे कमेंट करके कि प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द ये कहाँ से आपके लिए गए। कमेंट करेंगे, सभी बताएं जी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द ये भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये कहाँ से लिए गए? आपके फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से लिए गए? फ्रांस की क्रांति। आपने पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति, तो 1789 में आपकी ये हुई थी फ्रांस की क्रांति और यहाँ से हमने शब्द आपके लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधु पढ़ा होगा। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। अगर प्रस्तावना आपसे पूछा जाए, प्रस्तावना को पहले हम किस नाम से जानते थे? इसे जानते थे हम उद्देश्य प्रस्ताव। किस नाम से जानते थे? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को किसने प्रस्तुत की थी? जवाहरलाल नेहरू। और इसे कब आपका पास किया गया, स्वीकार किया गया? तो इसे पढ़ते हैं 22 जनवरी 1947। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947। क्लियर होगा? तो आपको याद रखना उद्देश्य प्रस्ताव को ही भारतीय संविधान की आपकी प्रस्तावना बाद में जाना गया। और प्रस्तावना में आपने पढ़ा है प्रस्तावना को जो कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946। और कब पास किया गया इसे? 22 जनवरी 1947। यानी कब स्वीकार कर लिया गया? 22 जनवरी 1947। और भारतीय संविधान की आत्मा किसे बोलते हैं? प्रस्तावना को। ये आपने पढ़ा है, सभी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है संविधान के प्रस्तावना में कब सम्मिलित किए गए थे? 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा या 44वें संविधान संशोधन द्वारा? बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जो आपके शब्द हैं जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना इसमें आपके कब शामिल किए गए थे? सभी बताएंगे कमेंट करके कब शामिल किए गए। तो आपको याद रखना है, तो हमने जब 42वां संविधान संशोधन किया, कौन सा? 42, 42वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन में आपने पढ़ा होगा इसका वर्ष क्या है? इसका वर्ष 1976। 1976 में हमने संशोधन किया और इसमें हमने 3 शब्द जोड़े भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। 3 शब्द आपके कौन कौन से हैं? एक तो है आपका समाजवादी, एक कौन सा आपका? समाजवादी। एक कौन है? एक आपका पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। और एक क्या है आपका? एक है आपका अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक क्या है आपका? अखंडता। तो ये 3 शब्द हमने जोड़े थे आपके, ये किस में जोड़े थे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो कौन सा संशोधन किया था? 42वां संविधान संशोधन। और ये किस वर्ष हुआ आपका? 1976। तो अभी तक भारतीय संविधान में आप जो प्रस्तावना केवल एक ही संशोधन हुआ है और संशोधन कौन सा है? 42वां। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो विचार है ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया है, ब्रिटिश संविधान से लिया है, आपके फ्रांस के संविधान से लिया है? बताएंगे सभी कमेंट करके कि मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य का जो आपका विचार है ये आपने कहाँ से लिया है? मौलिक कर्तव्य जी बताएं सभी कमेंट करके। मौलिक कर्तव्य इसका विचार हमने कहाँ से लिया है? मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें कि मौलिक कर्तव्य का जो आपका विचार है कहाँ से लिया है, मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको याद रखना है। जो मौलिक कर्तव्य का विचार है ये हमने कहाँ से लिया है? रूस से। कहाँ से लिया है? रूस से। और आप पढ़ते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? आप पढ़ेंगे कौन सा भाग है? भाग 4 के। क्या है? भाग 4 के। भाग 4 के में क्या है आपके? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य आप कह सकते हैं। ये मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। आपने पढ़ा होगा जो भारतीय संविधान में आप पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान जो आपका मूल भाग था उसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो उसमें आप याद रखेंगे 0 थी। कितनी थी? 0 थी। क्योंकि ये हमने बाद में
बाद में कौन सी समिति है कि आपकी समिति पढ़ी होगी आपने, सरदार स्वर्ण सिंह। कौन सी समिति है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इसने आपका सुझाव दिया और इसके सुझाव पर हमने संशोधन किया था 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें बहुत सारे हमने संवैधानिक सुधार किए 42वें में। तो इसमें एक ये भी आपका प्रावधान था कि जो भारतीय संविधान का भाग 4 कै जोड़ा हमने, और 4 कै में कितने मूल कर्तव्य जोड़े हमने? 10 मूल कर्तव्य जोड़े। कितने जोड़े आपके? 10 मूल कर्तव्य जोड़े। और किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए? रूस देश के संविधान से। क्लियर हो गया? कौन से देश के संविधान से लिए? रूस देश के संविधान से। और मूल अधिकार पूछे तो कहाँ से लिए? आपके यूएसए के संविधान से। आपसे पूछा जाएगा उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिए? यूएसए के संविधान से लिया है। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए। एकल नागरिकता कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए। ये सब आपने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेना को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित में उदाहरण से कहां से प्रभावित हुए? तो आप पढ़ते हैं राज्यसभा में अलग अलग क्षेत्रों से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। और 12 सदस्य कौन मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति। कौन मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को, जो अलग अलग क्षेत्रों से आपके मान्यता प्राप्त होते हैं। तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो जो आप राज्यसभा पढ़ते हैं, जैसे राज्यसभा आप पढ़ेंगे तो राज्यसभा में जैसे वर्तमान में आप देखेंगे जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 238 प्लस 12, 238 प्लस 12 आप पढ़ते हैं। 238 मतलब आपसे ये पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन है इसे थोड़ा सा अलग करके पढ़ना है। जैसा आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 233। कितना आपका? 233 और 12, तो टोटल कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी आपकी 245। 233 क्या होते हैं? 233 होते हैं निर्वाचित, और 12 क्या होते हैं? 12 होते हैं आपके मनोनीत। 233 निर्वाचित और 12 क्या होते हैं? आपके मनोनीत। 233 में 229 आपके कहाँ से? आपके राज्य से, और 4 कहाँ से होते थे? आपके केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से 3 दिल्ली से और एक आपका कहाँ से था? आपका पांडिचेरी। तो आपको याद रखना है कि जो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है राज्यसभा में कितनी? 245। 233 निर्वाचित होते हैं और 12 क्या होते हैं? आपके मनोनीत। तो जो 12 मनोनीत होते हैं इन्हें आपका कौन मनोनीत करता है? इन्हें मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। क्लियर हो गया? कौन मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया आयरलैंड देश के संविधान से। तो आयरलैंड देश के संविधान से हमने लिया। कहाँ से लिया? आयरलैंड से। कितने सदस्य? 12। यहाँ से निकालेंगे 1, यहाँ से रह, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 12। तो याद रहेगा हमेशा कितने? आपके 12। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका शून्यकाल है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की है, अमेरिका की है, ब्रिटेन की है, स्विट्जरलैंड की? शून्यकाल जो व्यवस्था है वो किस देश की देन है? शून्यकाल बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं शून्यकाल किस देश की देन है। तो शून्यकाल आप याद रखेंगे, शून्यकाल और एक होता है प्रश्नकाल। जब आपका कोई भी सदन होता है तो उसकी कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल है, और जो आपके उसके प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो घंटा होता है उसे क्या बोलते हैं? शून्यकाल। तो शून्यकाल आपको बताना किस देश की देन है। तो शून्यकाल आप सब जानते हैं किस देश की देन है? भारत की। कौन से देश की देन है? भारत की। और आपसे पूछा जाए जी प्रश्नकाल आपके से याद रखना है कौन से देश की देन है? ब्रिटेन की। कौन से देश की है? ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चोल के द्वारा हुआ था, पल्लवों द्वारा, चेदी द्वारा, या चालुक्य द्वारा? महाबलीपुरम के रथ मंदिर बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर। तो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं इनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? इनका निर्माण कराया था आपका जो पल्लव शासक थे। कौन शासक थे? आपके पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 मंत्री थे, 8 तेलुगु कवि थे, 8 महान सेनापति थे, या 8 परामर्शदाता थे? इनमें से आपको बताना है कमेंट करके। कृष्ण देव राय
विजयनगर साम्राज्य जब आप पढ़ते हैं तो विजयनगर साम्राज्य में एक आपने तुलुव वंश पढ़ा होगा, तुलुव वंश। तुलुव वंश में एक शासक है कृष्ण देव राय। तो कृष्ण देव राय के शासन काल को अष्टदिग्गज शासन काल बोला जाता है। तो अष्टदिग्गज जो शासन काल वो कौन थे, मतलब अष्टदिग्गज जिनको बोलते थे, तो आपको याद रखना है 8 तेलुगु कवि। कौन थे आपके 8 तेलुगु कवि। जबकि एक आप पढ़ते हैं अष्टप्रधान शासन काल। अष्टप्रधान शासन काल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो अष्टप्रधान शासन काल किसके शासन काल को बोलते हैं, शिवाजी। किसके शासन काल को बोलते हैं, शिवाजी के शासन काल को। नवरत्न शासन काल, नवरत्न शासन काल अगर प्राचीन काल में आप देखेंगे जो चंद्रगुप्त सेकंड था, कौन था आपका, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल को बोलते हैं। और आप बोलते हैं मध्यकाल में किसके शासन काल को बोलते हैं, अकबर। तो याद रखेंगे नवरत्न शासन काल पूछ रहा है चंद्रगुप्त सेकंड और अकबर है। और अष्टप्रधान पूछे तो शिवाजी है, अष्टदिग्गज पूछे तो कौन है, कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नांकित में से, मतलब निम्नलिखित में से भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय शांति का जनक किसे बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक को, और गोपाल कृष्ण गोखले को, सुभाष चंद्र बोस को, या महात्मा गांधी को। सभी बताएंगे, कमेंट करके बताएं किसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है, सभी बताएंगे कमेंट करके। तो किसको बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक। किसको बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल। किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था, अशांति का अग्रदूत। आपसे पूछा जाता है कि जो गीता रहस्य है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप पढ़ते हैं बाल गंगाधर तिलक। आपसे पूछा जाता है जो होम रूल लीग है, क्या है, होम रूल लीग। होम रूल लीग की जो स्थापना है 1916 में किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक। और कौन है, आपका एनी बेसेंट। कौन है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया, अकबर ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया, बहलोल लोदी ने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया, बताएंगे सभी कमेंट करके। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था जी, कमेंट करेंगे सभी, बताएंगे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। बताएं सभी कमेंट करके बताएंगे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था जी। सांकेतिक मुद्रा की बात आती है तो सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने चलाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश में शासक पढ़ा होगा मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे पढ़ा लिखा था। लेकिन समय के कारण क्वेश्चन भी आता है कि रक्त पिशाच या स्वैपनशील शासक किसे कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। किसे बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। राजधानी दिल्ली से हटा करके दौलताबाद किसने बनाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। किसने बनाई, मोहम्मद बिन तुगलक। आपने पढ़ा होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एक यात्री आपने पढ़ा हो, इब्न बतूता। कौन है आपका, इब्न बतूता। इब्न बतूता भारत आया। और आपने पढ़ा होगा कौन सी पुस्तक लिखी थी, रेहेला। कौन सी पुस्तक लिखी है, रेहेला। तो रेहेला पुस्तक के लेखक कौन है, इब्न बतूता। कौन है, इब्न बतूता। पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। और आपने क्लियर हुआ, सांकेतिक मुद्रा का जो आपका प्रचलन है किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, फिरोज शाह तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी। कमेंट करके बताएं सभी। होली के त्योहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी। कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें आप सब जानते हैं होली के त्योहार में कौन प्रतिभाग करता था, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था आपका, मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चोरी चोरा। ठीक है, चोरा चोरी है ये इधर आएगा, ये इधर। चोरा चोरी जो स्थान है वो किस जनपद में, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। आपने जब असहयोग आंदोलन पढ़ा है, असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन।
तो ये आपने आंदोलन पढ़ा होगा असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। और जो असहयोग आंदोलनकारी थे तो उन्होंने क्या हुआ था, आपकी घटनाएं चोरा चोरी कांड इसे बोलते हैं। कौन सी घटनाएं? चोरा चोरी कांड। तो चोरा चोरी कांड तो आपको याद रखना है फरवरी 1922 में घटित हुआ। किसी बुक में डेट दे रखी है 4 फरवरी, किसी में आपका 5 फरवरी मिलेगा। तो फरवरी 1922 में घटित हुआ। और इसमें जो असहयोग आंदोलनकारी थे और जो आपके चोरा चोरी जो आपका स्थान है, यहाँ पे एक आपका पुलिस स्टेशन था, उन दोनों के बीच में आपका झड़प हो गई। और झड़प होने के बाद में जो असहयोग आंदोलनकारी थे, असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें आपका 22 पुलिस वाले की जो आपके 22 पुलिस वाले व्यक्ति थे, जिसमें 21 सिपाही थे और एक आपका थानेदार था, इनकी जल करके मृत्यु हो गई। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? चोरा चोरी कांड। तो चोरा चोरी कांड क्या है? फरवरी 1922 में घटित हुआ। और चोरा चोरी कांड ये अगर आपसे पूछे कि कौन सा जिला है, जिला है आपका गोरखपुर। कौन सा जिला है? गोरखपुर में आपका घटित हुआ था। इसी के बाद में यानी आप पढ़ेंगे 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्वेश्चन भी आता है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो आप याद रखेंगे कौन सी घटना है? चोरा चोरी कांड। तो कौन से जिले में पड़ेगा? आपका गोरखपुर। कौन सा जिला है? गोरखपुर। क्लियर हो गया? कौन सा जिला है? गोरखपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती। कमेंट करके बताएंगे सभी। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? कमेंट करके बताएंगे। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ऐसा कौन सा राज्य है वो अभी आपको एक कोड से याद हो जाएगा। इसमें जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो सीमा से लगने वाले आपके राज्य हैं उनका एक कोड है बांग्लादेश। कोड ये क्या है? बांग्लादेश बनो अब मेरे मित्र। ऐसे आपका हो जाएगा, अब मेरे मित्र। इससे याद हो जाएगा बांग्लादेश बनो अब मेरे मित्र। बांग्लादेश बनो से क्या बन जाएगा? बनो से बन जाएगा जी आपका बंगाल। बनो से क्या बन जाएगा? बनो से बन जाएगा बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। अम से क्या बन जाएगा? अम से बन जाएगा असम। मे से क्या बन जाएगा? मे से बन जाएगा जी मेघालय। क्या बन जाएगा? मेघालय। मी से क्या बन जाएगा जी? मी से बन जाएगा मिजोरम। क्या बन जाएगा? मिजोरम। त्रै से क्या बन जाएगा? त्रै से बन जाएगा आपका त्रिपुरा। क्या बन जाएगा? त्रिपुरा। तो ऐसे कितने राज्य हैं जो आपका बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? 5 राज्य। कौन कौन है? एक आपका पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, मिजोरम है, और कौन है? त्रिपुरा है। तो आपको याद रखना है। तो इनमें कौन शामिल नहीं है? फिर आपका मणिपुर शामिल नहीं। कौन शामिल नहीं है? मणिपुर। और क्वेश्चन भी आता है कि भारत की सबसे अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 4096 किलोमीटर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096 किलोमीटर किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट, डोवर जल संधि। डोवर जल संधि जोड़ती है बाल्टिक सागर व बोथनिया की खाड़ी को, बिस्के की खाड़ी व इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को, और बाल्टिक सागर व आयरिश सागर को। सोल्टिक सागर लिखा हुआ है, बाल्टिक सागर है, और आपका आयरिश सागर को। बताना है आपको कि डोवर जल संधि, जब आप यूरोप महाद्वीप आपने पढ़ा है तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको बताया गया, पूरा चित्र भी इसमें आपका बनाया गया था। डोवर जल संधि, डोवर जल संधि किसको किससे जोड़ती है? डोवर जल संधि। तो डोवर जल संधि आप सब जानते हैं। तो डोवर जल संधि है ये आपका जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल को किससे? उत्तरी सागर से। इंग्लिश चैनल को किससे? आपका उत्तरी सागर से जोड़ती है। क्लियर हुआ? इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत का उपराष्ट्रपति करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, प्रधानमंत्री करता है। आप बताएंगे कमेंट करके कि जो संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? कमेंट करके बताएं सभी।
कौन करता है इसकी अध्यक्षता जी, कमेंट करके बताएंगे। तो जो आपका संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है जी? लोकसभा अध्यक्ष। आपने पढ़ा होगा जो संयुक्त बैठक है, जब आपका किसी बिल को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विवाद हो जाता है तो आर्टिकल 108 क्या है? आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो संयुक्त बैठक को बुलाना या आहूत करने का जो अधिकार है वो किसे होता है? आहूत। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है। और अब तक कितनी बार बुलाई गई है? कितनी बार आपकी ये बुलाई गई है? तो ये 3 क्वेश्चन है इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट, कितनी बार बुलाई गई है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आहूत कौन करेगा, बुलाएगा कौन, तो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? आपका राष्ट्रपति बुलाता है। आपसे पूछा अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अगर नहीं है तो कौन करेगा? फिर करेगा आपका लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। तो इसमें कौन नहीं करता? राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता इस बैठक की अध्यक्षता, क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और वो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है। इसलिए बहुत आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता? राज्यसभा का सभापति आपकी बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। तो याद रखना है। तो प्रारंभिक तो अधिकार किसका है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर ये नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा, ये नहीं है राज्यसभा का आपका उपसभापति करेगा। और कितनी बार आपकी की गई? 3 बार। कितनी बार की गई संयुक्त बैठक? 3 बार। कब कब की गई है जी? पहली बार की गई 1961 में, दूसरी बार 1978 में, और तीसरी बार की गई थी 2002 में। 1961 में आपका दहेज प्रथा कानून के लिए, 1978 में बैंकिंग सुधार के लिए, और 2002 में पोटा कानून के लिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट, गोत्र शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम कहां पर हुआ? अर्थवेद में हुआ है, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। गोत्र शब्द का जो उल्लेख है, तो गोत्र शब्द का जो उल्लेख है वो सबसे पहले आपका किस में हुआ है? ऋग्वेद में। कहाँ पे हुआ आपका? ऋग्वेद में आपका गोत्र शब्द का उल्लेख आपका मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। आपसे पूछा जाएगा वेद कितने हैं जी? वेद कितने? वेद आपने पढ़े होंगे कितने हैं? 4। सबसे पुराना वेद कौन है? सबसे पुराना आप पढ़ते हैं, सबसे पुराना आपका कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे नया अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नया कौन है जिसकी रचना सबसे बाद में हुई है, तो आप पढ़ते हैं इसका नाम क्या है? अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। तो सबसे पुराना है प्राचीन ऋग्वेद है, सबसे नया कौन है? अथर्ववेद। क्लियर हो गया? और ऋग्वेद आपके वेद कितने टोटल? आपके 4 है। आपसे पूछा भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? सामवेद है। आपसे पूछा जाएगा भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। जादू टोना विवाह आदि के बारे में किसमें विवरण मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। यज्ञ हवन आदि की जानकारी कहाँ से मिलती है? आपको यजुर्वेद से मिलती है। कहाँ से मिलती है? यजुर्वेद से मिलती है। क्लियर हो गया? कहाँ से मिलती है? आपके यजुर्वेद से मिलती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज तुगलक ने? आपको बताना है आगरा नगर की जो स्थापना यमुना नदी के किनारे आगरा शहर बसा हुआ है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आपने पढ़ा होगा। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। और सिकंदर लोदी ने किस वर्ष की थी? 1504 में। कब की थी? 1504। आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने, 1504। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय के गौतम है, कपिल, कणाद या जैमिनी? न्याय दर्शन के प्रवर्तक आपको बताना है कौन थे? गौतम थे, कपिल थे, कणाद थे या जैमिनी थे? न्याय दर्शन के जनक। तो न्याय आपको याद रखना है। तो न्याय दर्शन के जनक कौन है आपके? न्याय दर्शन के जनक थे गौतम। कौन है आपके? गौतम। पढ़ लिया आपने, न्याय के कौन है? गौतम। आपसे पूछा जाएगा ये 4 वाक्य कौन है? 4 वाक्य। 4 वाक्य आप पढ़ते हैं, कौन है? 4 वाक्य। कौन है आपके? 4 वाक्य। आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, योग के कौन है? योग के कौन है जी? योग के हैं पतंजलि। कौन है आपके? पतंजलि। योग के कौन है? पतंजलि। क्लियर हो गया? आपसे पूछा पूर्व मीमांसा के कौन है? पूर्व मीमांसा।
पूर्व मीमांसा के आप याद रखेंगे, पूर्व मीमांसा के कौन है, जेमिनी। कौन है आपके, जेमिनी। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के अगर आपसे पूछ रहा है कि उत्तर मीमांसा के कौन है, उत्तर मीमांसा के याद रखेंगे बादरायण। कौन है आपके, बादरायण। उत्तर मीमांसा के कौन है, बादरायण। चारवाक के कौन है, चारवाक। योग के पतंजलि। पूर्व मीमांसा के कौन है, जेमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण है। और न्याय के कौन है, न्याय के कौन हो गया आपके, गौतम। कौन है आपके, गौतम। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। तो वांडीवास का युद्ध आपने पढ़ा होगा। वांडीवास का जो युद्ध है ये आपका कब हुआ था, ये हुआ था 1760 में। कब हुआ, 1760 में आपका वांडीवास का युद्ध हुआ। और इसमें आपका किस किस के मध्य हुआ, तो वांडीवास का युद्ध आपने पढ़ा है। वांडीवास का युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हरा दिया, फ्रांसीसियों को हरा दिया, फ्रेंच को हरा दिया। तो याद रखेंगे, ब्रिटिश ने किसको हरा दिया, फ्रेंच को हरा दिया। कौन सा युद्ध है आपका, वांडीवास का युद्ध। क्लियर हो गया, किसका युद्ध है, वांडीवास का युद्ध। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय की यामी उत्तर नहीं गुजरती है। मतलब जो भारतीय मानक समय रेखा है वो किस राज्य से नहीं होकर के जाती, जो ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश से। आप बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं होकर के जाती, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो आपने पढ़ा होगा जो भारत मानक समय रेखा है, तो भारतीय जो मानक समय रेखा है वो हम किसको मानते हैं, वो मानते हैं 82 सही 1/2। क्या है आपका, 82 सही 1/2। तो 82 सही 1/2 जो रेखा है आपकी मानक समय रेखा जिसको माना गया है, इस तरीके से अगर इसमें आप बात करते हैं कि जो मानक समय रेखा है ये कहाँ से होकर के गुजरती है, मतलब कितने राज्य यहाँ से होकर के जाएगी। तो ये इस तरीके से, ये आपके कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। कितने राज्य आपके, 5। तो 5 में आपके कौन कौन है वो आपको जानने, 5 राज्य कौन कौन है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा, और ओडिशा के बाद कौन है, आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्य हैं आपके, 5 राज्य हैं। कौन कौन है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया। तो मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के जाती है, 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आपसे बोले भारत का जो मानक समय इंग्लैंड के समय से कितना आगे, 5 घंटे 30 मिनट। कितना है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्योंकि आप पढ़ते हैं कि एक देशांतर बराबर कितना मिनट होता है, 4 मिनट। कितना है, 4 मिनट। और 82 गुणा कितना है, 1/2 या 82 गुणा 5 लिख सकते हैं, 82.5 गुणा 4। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 330 मिनट आएगा। और 330 मिनट का मतलब क्या है आपका, 330 मिनट का मतलब है 300 मिनट में 5 घंटे हो गए सीधे, और 30 मिनट तो 5 घंटे 30 मिनट। क्लियर हो गया, 5 घंटे 30 मिनट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसे नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, थोरियम, रेडियम, भारी पानी या सादा पानी। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे नाभिक के रिएक्टर के मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, थोरियम में, रेडियम, भारी पानी या सादा पानी। बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं किसको आपका प्रयोग करते हैं। तो नाभिक के रिएक्टर मंदक के रूप में सब जानते हैं, भारी जल। क्या है आपका, भारी जल। भारी जल को आप क्या बोलते हैं, D2O। क्या है आपका, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का आपका प्रयोग किया जाता है भारी जल के रूप में। तो भारी जल के रूप में D2O आपने पढ़ा। तो ये आपका मॉक टेस्ट था जो SSC GD के लिए आप कर रहे हैं, और आपको बहुत अच्छे अच्छे इसमें प्रश्न मिल रहे हैं। और इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें, और जो भी आपको प्रश्न मिल रहे हैं तो इनका आप प्रैक्टिस करते रहें। और साथ ही साथ इसके साथ आपको बहुत सारी और नई अपडेट इसमें मिल जाती है, जानकारी मिलती है। तो इससे क्या है, आपका GK वाला जो आपका पोर्शन है और बेहतर आपका हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।